हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हम डायग्राम को समझ लें। ओके, तो बच्चों बहुत ध्यान से समझना। तो देखिए बच्चों को यहाँ एक्स वाई प्लेन में पॉइंट ए पर चार्ज Q1 प्रेजेंट है। ओके, एंड पॉइंट बी पर Q2 चार्ज प्रेजेंट है। ओके बच्चों, ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में Q1 चार्ज की पोजीशन को बताने के लिए हम ओरिजिन O से Q1 चार्ज की ओर एक वेक्टर को ड्रॉ करते हैं और इस वेक्टर को हम नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर R1। ओके, इसी प्रकार बच्चों हम Q2 चार्ज की पोजीशन को ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में बताने के लिए हम ओरिजिन O से Q2 चार्ज की ओर एक वेक्टर को ड्रॉ करते हैं और इस वेक्टर को हम नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर R2। ओके, अब बच्चों हमें ये पता है कि जब भी हम कूलम्ब्स लॉ को लिखते हैं तो हम दोनों चार्जेस की बीच की डिस्टेंस को भी लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर बच्चों हम अगर Q1 चार्ज से Q2 चार्ज की ओर अगर डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसी तरह बच्चों अगर हम Q2 चार्ज से Q1 चार्ज की ओर डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब बच्चों यहाँ पर देखिएगा Q1 चार्ज और Q2 चार्ज दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ओके, तो बच्चों Q1 चार्ज पर जो रिपल्सन फोर्स लगता है ड्यू टू Q2 चार्ज उसको हमने रिप्रेजेंट किया है F12 से। मीनिंग Q1 चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो है F1 टू चार्ज Q2। ओके, इसलिए इसको F12 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार बच्चों Q2 चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो F21 होता है। मीनिंग Q2 चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो होता है F2 और ड्यू टू चार्ज Q1। गॉट इट। तो बच्चों ये हो गया डायग्राम। इस तरीके से हम इस डायग्राम को बनाएंगे और इसमें इस तरीके से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। गॉट इट। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा है लेट 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 आर प्रेजेंट इन एक्स वाई प्लेन। तो बच्चों ये x और y प्लेन है। ओके, एट पॉइंट A एंड V विद पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2। ओके, तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि Q1 चार्ज और Q2 चार्ज पॉइंट A और पॉइंट B पर प्रेजेंट हैं और जिनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट किया गया है वेक्टर R1 एंड R2 से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है F21 इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 बाई चार्ज Q1 देन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो देखिए बच्चों ऊपर डायग्राम में जो F21 फोर्स लग रहा है चार्ज Q2 पर ड्यू टू चार्ज Q1, ठीक है, तो उसको हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R12 का होल स्क्वायर है। यहाँ पर मॉड वेक्टर R12 के मैग्नीट्यूड को बता रहा है। यहाँ पर बच्चों देखिएगा आप कि एक यूनिट वेक्टर लगा हुआ है, इसको कैप से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को। तो इसको हमने क्यों यूज़ किया उसको समझ लेते हैं। तो बच्चों ये जो पोर्शन है वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में है,
बट यहाँ पर जो फोर्स दिया है वो वेक्टर फॉर्म में दिया है। तो अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में बनाना है तो हम क्या करते हैं, एक यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं और जिसकी डायरेक्शन ठीक वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो बच्चों इसको आप डायग्राम में भी देख लीजिएगा कि जो डायरेक्शन वेक्टर R12 की है वही डायरेक्शन वेक्टर F21 की है। तो देखिएगा बच्चों, ये रहा डायग्राम, यहाँ पे देखिएगा F21 फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये, ठीक है। सेम वही डायरेक्शन वेक्टर R12 की है इस साइड में, ठीक है, 1 से 2 की ओर। ओके, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। अब बच्चों सिमिलरली हम F12 फोर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R21 का होल स्क्वायर। पर बच्चों जो Q1 Q2 चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस दी गई है वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में दी गई है क्योंकि यहाँ पर ये मॉड लगा हुआ है। ओके, अब बच्चों यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्यों लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो F12 फोर्स है वो वेक्टर फॉर्म में है, बट इतना पोर्शन जो आपको ये दिख रहा है ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में था। तो अगर बच्चों लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर फॉर्म में है तो इसको भी हमें वेक्टर फॉर्म में दिखाना होगा। तो इसको हमें वेक्टर फॉर्म में दिखाने के लिए क्या करना पड़ा, एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ा, और वो यूनिट वेक्टर कौन सा है, R21। ओके, इसकी भी वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स F12 की डायरेक्शन है। तो इसको डायग्राम में देख लेते हैं। F12 फोर्स की डायरेक्शन, तो देखिएगा बच्चों F12 फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ को। ओके, और सेम वही डायरेक्शन किसकी है, वेक्टर R21 की। गॉट इट। तो बच्चों इस तरीके से हम राइट हैंड साइड में यूनिट वेक्टर की वही डायरेक्शन लेते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन होती है। ओके, गॉट इट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे क्या लिखा है, फ्रॉम फिगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 इक्वल टू होता है माइनस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12। चलिए बच्चों अब इसको समझ लेते हैं। ओके, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 दिया है उसकी डायरेक्शन क्या है, Q1 चार्ज से Q2 चार्ज की ओर। ओके, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 दिया है उसकी डायरेक्शन क्या है, Q2 चार्ज से Q1 चार्ज की ओर। ओके, तो आप देखेंगे दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। R12 की डायरेक्शन इस तरफ है और R21 की डायरेक्शन इस तरफ है। ओके, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो बच्चों हम जानते हैं कि जब भी मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होती है तो हम क्या करते हैं, एक को प्लस साइन के साथ दिखाते हैं और दूसरे को माइनस साइन के साथ दिखाते हैं। अब बच्चों हम इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। ओके, अब बच्चों हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, ठीक है। मीनिंग अब हम बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 की जगह पर लिख देंगे माइनस R12, कहाँ पर, इक्वेशन 2 में, ठीक है। क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिएगा यूनिट वेक्टर लिखा है R21, ठीक है। तो R21 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, माइनस R12, और यहाँ पे भी क्या लिखा है, R21 लिखा है, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे माइनस R12। बट यहाँ पे माइनस का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर लगा हुआ है। तो जब हम R21 की जगह पर माइनस का R12 रखेंगे तो माइनस का हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस साइन गायब हो जाएगा। बट यहाँ पर हम R21 की जगह पर जब माइनस R12 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा रहेगा। इस माइनस साइन को बच्चों हम आगे ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर कर देंगे, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा अब उस रिजल्ट को देख लेते हैं।
तो बच्चों हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा वेक्टर F12 इक्वल टू -1/4 Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R12 का स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर R12। ओके, अब बच्चों ये वाला पोर्शन देखिएगा, ये वाला पोर्शन किसके इक्वल है? ये वाला पोर्शन फोर्स F21 के इक्वल है। ये हमें कहाँ से मिला? फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, तो बच्चों इस तरीके से आपका यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। ओके, बट अगर कोई आपसे ये कहे कि इक्वेशन 1 की एक्सपेंडेड वेक्टर फॉर्म लिखो, तो हम किस तरीके से लिखेंगे उसको भी समझ लेते हैं अब आगे। ठीक है, तो देखिएगा हमारी जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, उसमें यहाँ पे क्या लिखा था? यूनिट वेक्टर R12। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर R12 को हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर R12 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R12। ठीक है, तो इसलिए बच्चों हमने यहाँ पर यूनिट वेक्टर R12 की जगह पर लिख दिया वेक्टर R12 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R12। ओके, यहाँ पर देखिएगा बच्चों, मॉड ऑफ वेक्टर R12 का स्क्वायर है और यहाँ पर वेक्टर R12 का मॉड दिया गया है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी वेक्टर R12 के मॉड का क्यूब। ओके, अब चलिए इसको लिख लेते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 वेक्टर R12 अपॉन वेक्टर R12 के मॉड का क्यूब। ओके, अब बच्चों हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे इसको एक्सटेंडेड वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R12 माइनस वेक्टर R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि बच्चों R1 वेक्टर की डायरेक्शन और R12 वेक्टर की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है बट R2 वेक्टर की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज तो है। इसको हम लेंगे माइनस और इसको लेंगे प्लस और इसको भी लेंगे प्लस, इक्वल टू लिख देंगे 0। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R12 माइनस वेक्टर R2 इक्वल टू 0 फ्रॉम फिगर। अब यहाँ से बच्चों हमें वेक्टर R12 इक्वल टू कितना मिल जाएगा? R2 माइनस R1 वेक्टर, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 5। अब बच्चों पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, अब हम वेक्टर R12 की वैल्यू को वेक्टर 4 में पुट कर देंगे, तो हमें जो फाइनली रिजल्ट मिलेगा वो ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा R12 की जगह हमने क्या लिख दिया? R2 माइनस R1, ठीक है, और ब्रैकेट लगा दी। और यहाँ पर R12 की जगह पे हमने क्या लिख दिया? R2 माइनस R1, ठीक है, R2 माइनस R1, और आगे मॉड लगा था तो हमने मॉड लगा दिया, क्यूब लगा था क्यूब लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन 1 की एक्सपेंडेड वेक्टर फॉर्म। ओके, गॉट इट। ऐसे ही बच्चों हम इक्वेशन 2 की एक्सपेंडेड वेक्टर फॉर्म को लिख सकते हैं। तो अब चलिए इसको समझ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा इक्वेशन 2 में क्या लिखा था? यूनिट वेक्टर R21। तो यूनिट वेक्टर R21 को हम क्या ले सकते हैं? वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R21, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर की जगह पर हमने इसको लिख दिया है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा। अब बच्चों यहाँ पे देखिएगा वेक्टर R21 का मॉड है और यहाँ पर है वेक्टर R21 के मॉड का स्क्वायर है, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? क्यूब। ओके, और ऊपर
वेक्टर R21 है तो वेक्टर R21 लगा रहेगा। अगेन बच्चों फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तो देखिएगा बच्चों इस डायग्राम को, क्योंकि वेक्टर R2 की जो डायरेक्शन है वही वेक्टर R21 की डायरेक्शन है। वेक्टर R2 की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, ठीक है, और वेक्टर R21 की डायरेक्शन भी किस तरफ है, इस तरफ। मतलब वेक्टर R2 की डायरेक्शन और वेक्टर R21 की डायरेक्शन दोनों की एंटी क्लॉक है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। बट वेक्टर R1 की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज, मतलब इन दोनों की डायरेक्शन के अपोजिट है। तो इसको हम ले लेंगे माइनस में और इन दोनों को हम ले लेंगे प्लस में और लगा देंगे इक्वल टू 0, ठीक है। इसलिए बच्चों हमने यहाँ पर लिखा है वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R21 माइनस वेक्टर R1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों हमें R21 इक्वल टू मिल जाएगा वेक्टर R1 माइनस R2। अब बच्चों हमें जो वैल्यू मिली है वेक्टर R21 इक्वल टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ये वैल्यू हम उठाकर पुट कर देंगे इक्वेशन 6 में, ठीक है। यहाँ पर जब हम रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्रैकेट में वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ठीक है। सेम वैसे ही अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे इस वैल्यू को उठा के तो हमें क्या मिलेगा, मॉड वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का होल क्यूब, ठीक है। तो बच्चों ये हमें इक्वेशन 2 की एक्सपेंडेड वेक्टर फॉर्म मिल गई। गॉट इट। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।